हेलो स्टूडेंट, तो आपका लास्ट लेक्चर वर्क फॉर एनर्जी का टाइम पे नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे को यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया था, जो अभी 50% ठीक है, 50% ठीक नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। और आपकी क्लासेस ज़्यादा डिले नहीं की जा सकती क्योंकि आपका एक एक दिन बड़ा कीमती है, तो मैं क्लास आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत बहुत थैंक्स उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतने प्यारे मैसेजेस भेजे, इतना प्यार दिखाया और इतना अफेक्शन दिखाया। थैंक यू सो मच। और उन बच्चों को भी बहुत सारा थैंक यू जिन बच्चों ने जाकर के प्ले स्टोर पर ऐप को रिव्यू किया है। जिन्होंने नहीं किया तो जब उनको अच्छा लगे तब ज़रूर कर लेना। अब आज के लेक्चर का खास ये रहेगा कि आज हम लोग कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे, क्लास वाली फील लाएंगे, ठीक है ना। तो शो मस्ट गो ऑन, तो चालू रखते हैं हम लोग अपने काम को। तो क्लास की फील कैसे लाएंगे, आज मैं हर प्रॉब्लम के लिए एक टाइमर सेट कर दूंगा, ठीक है ना। 30 सेकंड 45 सेकंड आपको उतनी देर में पहले प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना होगा और फिर उसका मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हम लोग रखेंगे 45 सेकंड का टाइम। आपको अगर सर ये तो कम है नहीं है तो वो मेरे पे भरोसा रखो, मेरे को पता है आप 45 सेकंड के टाइम के अंदर आराम से न्यूमेरिकल जिस टाइप के हम लोग मेडिकल लेवल पे लेके चलते हैं वो आराम से हो जाते हैं। तो जब तक प्रेशर नहीं होगा टाइम का तब तक हम लोग एक्चुअली में एग्जाम के लिए कभी रेडी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब आगे आने वाले हर एक लेक्चर्स के अंदर हम लोग टाइम बाउंड काम करेंगे, प्रॉब्लम्स लगाएंगे विद इन गिवन टाइम लिमिट, ठीक है ना। और थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उनके लिए 30 सेकंड 15 सेकंड, तो कुछ इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन ऑन करेंगे, आप ट्राई करोगे, देन फिर मेरी बारी। इससे क्या होगा, आपको पूरा इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको ये चेक करने का मौका मिलेगा कि आप उतने टाइम लिमिट में प्रॉब्लम्स को लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे। नहीं लगा पा रहे तो सोल्यूशन देखो और लेक्चर खत्म होने के बाद वापस से ट्राई करना। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक थ्योरी पर आते हैं। बेसिक थ्योरी ये फेज 1 वाली है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया, बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग वर्क डन के बारे में सीख लेते हैं। वर्क डन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तकरीबन 6 मेथड है हमारे पास वर्क डन निकालने के। कौन कौन से तो वो सुनो। सबसे पहले अगर हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन हो, तो हम लोग बिल्कुल टेक्निकल चीज़ पे काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में ऐसा गिवन हो तो इस तरीके से चलना है। तो अगर हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन हो तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तरीका क्या रहेगा। तो जब भी हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन होगी, वर्क डन निकालने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर डेल्टा के का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पोजीशन टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हुए आप वेलोसिटी निकालो। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हुए वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज़ करो, आपके पास वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो सबसे मतलब सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट निकालो, डेल्टा के यूज करो और वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। थर्ड, वेलोसिटी पोजीशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्ट इक्वेशन गिवन हो, पोजीशन के टर्म में गिवन हो, ऐसा सवाल हम लोगों ने फेज 1 में देखा भी था। तो आप डायरेक्ट एक्स की इनिशियल और फाइनल वैल्यू पुट करके यू और वी के वैल्यू निकालो, W इक्वल्स टू डेल्टा के यूज करो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। यानी वर्क डन निकालने का पहला मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज है, तो नेक्स्ट रिजल्ट आता है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। उसके नेक्स्ट है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये थोड़े से टेक्निकल है और जनरली इनका यूज मेडिकल में बहुत कम होता है, तो बट फिर भी हम लोग सेफ साइड पे रहते हुए एक बार समझ जरूर लेते हैं। तो जैसे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, ये जनरली आईआईटी के अंदर रहता है इसका प्रॉब्लम, या फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया, वो भी जनरली आईआईटी के अंदर रहता है। क्यों, मैं बताता हूँ। अब जैसे फोर्स अगर पोजीशन के टर्म में है, ठीक है ना, एफ एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो वर्क डन निकालते वक्त अब हम यहाँ दो बातें देखेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन निकालने का डायरेक्ट तरीका हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रल एफ डॉट डी आर यूज करेंगे, जिसको सेपरेट करने पर ये वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड टी जेड, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें एफ एक्स ग्राफ गिवन है तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया, ठीक है ना, अंडर एक्स एक्सिस हमें वर्क डन के बारे में बता देगा। तो ये एरिया हमें वर्क डन के बारे में बताएगा। तो जनरली जब आप बुक के अंदर वर्क एनर्जी के अंदर जब आप वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ते हो तो आप मोस्टली यही पढ़ते हो, बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो वर्क डन निकालने के 6 डिफरेंट तरीके होते हैं, इनमें से हम कुछ चीज़ों पर काम करेंगे।
अब अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, ये थोड़ा सा टिपिकल तरीका होता है, जैसा मैंने बोला आईआईटी के अंदर इसका प्रॉब्लम रहता है, आज थोड़ी सी स्पीड स्लो रहेगी, तो जैसे ही आईआईटी के अंदर रहता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही मेडिकल के अंदर रहने का इसका चांस बहुत कम है, बट फिर भी सेफ साइड पे हम देखते हैं। करना क्या होगा, फोर्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है तो वर्क डन इंटीग्रेट करके नहीं आएगा, आपको सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे F को मैंने m में पुट किया इक्वल्स टू एफ टी, यहाँ से एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई एफ टी बाई एम, एक्सेलरेशन को मैंने पुट किया डी वी बाई डी टी, टी वाला टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं, तो एफ टी बाई एम टाइम्स डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करते हुए वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल्स टू डेल्टा के यूज करके आपके पास वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा फिफ्थ मेथड जिससे हम वर्क डन निकालते हैं, बट क्योंकि दो स्टेप का इन्वॉल्वमेंट होता है इसलिए जनरली मेडिकल लेवल पर कम रहता है। लास्ट ये वाला फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसमें भी हमें पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर। लिमिट टाइम के टर्म में दे रखी है या लिमिट पोजीशन के टर्म में दे रखी है, तो मैंने इसे पहले तो एम में पुट किया इक्वल्स टू एफ वी, ए की वैल्यू आ गई एफ वी बाई एम। अब ए को हम डी वी बाई डी टी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम ए को वी डी वी बाई डी एक्स भी पुट कर सकते हैं इक्वल्स टू एफ वी बाई एम। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि लिमिट हमें एक्स के टर्म में दे रखी है या टी के टर्म में दे रखी है। इन दोनों से हमारे पास इंटीग्रेट करते हुए यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन की इक्वेशन आ जाएगी, देन फिर हम वर्क डन निकालने के लिए डेल्टा के यूज कर लेंगे। तो ये थे 6 डिफरेंट मेथड जिससे आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं प्रॉब्लम का सेक्शन स्टार्ट करूंगा, ऑब्वियसली कंसेप्चुअल तो रहेंगे साथ साथ में न्यूमेरिकल रहेंगे और टाइमर रहेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो, नहीं एक मिनट रुक जाओ, एक चीटिंग करना मत स्टार्ट करो, ठीक है ना। अब आप इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करोगे और इस प्रॉब्लम के लिए, ये दो प्रॉब्लम है, इन दोनों के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप प्रॉब्लम स्टार्ट करो। पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हमें एक वीटी डायग्राम दे रखा है, हमें ये पता करना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज पॉजिटिव। तो कहां से कहां के लिए वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है ना, जल्दी से पता करो। इसके लिए सिर्फ आपको 15 सेकंड इस प्रॉब्लम में लगने चाहिए। ग्राफ आराम से देखो, वर्क डन कहां पॉजिटिव है वो पता करना है, ए बी में, बी सी में, सी डी में या डी ई में। दूसरे में हमें पता करना है बी से सी में वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, इनफाइनाइट। तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। आई थिंक 30 सेकंड इतनी देर में हो जाते हैं आपको, सर बहुत कम टाइम था, इतना ही बहुत है। इस थ्योरी वाले प्रॉब्लम के लिए इससे ज़्यादा आपने टाइम दिया तो न्यूमेरिकल करने वाले प्रॉब्लम में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अननेसेसरी आप फिजिक्स के अंदर 32 प्रॉब्लम ही अटैम्प्ट कर पाओगे, फिर सिलेक्शन रुकेगा। थ्योरी में इतना टाइम बहुत है। अब देखो, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। पहले हम अप्रोच लगाएंगे। हमें ग्राफ दिख रहा है वीटी, और अभी मैंने बताया जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगी, एक ही तरीका है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाले मेथड से हम लोग वर्क डन निकालेंगे। हमें वर्क डन पॉजिटिव चाहिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये तब पॉजिटिव होगी जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन इनिशियल। तो अब आप चेक करो, ए से बी में, तो बी में फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, ए में इनिशियल वेलोसिटी कम है। बी से सी में फाइनल इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, डी में फाइनल वेलोसिटी कम है, तो ऑब्वियसली वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो इस रीजन में वर्क डन पॉजिटिव, इस रीजन में वर्क डन जीरो, इस रीजन में अगर आप वर्क डन चेक करोगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी कम, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो गई नेगेटिव। डी से ई में चेक करोगे तो वर्क डन अगेन जीरो हो जाएगा। अब पहले पार्ट में हमें पता कर रहे हैं वर्क डन पॉजिटिव कहाँ से कहाँ में, तो ए से बी में पॉजिटिव है, तो कुछ खास नहीं, 5-10 सेकंड का काम था। अगर हम बिल्कुल अटेंटिवली प्रॉब्लम देख रहे हैं, 3 देर में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अब हमें बताना है बी से सी में वर्क डन, तो वो जीरो होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये परफेक्ट प्रॉब्लम है आपके नीट एग्जाम के लिए, पूरा परफेक्ट थ्योरी बेस्ड है, ठीक है ना। कंसेप्ट लग रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम का, और हम इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना, और आप ये अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। टाइमर स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम कह रहा है एक पार्टिकल का मास 0.5 kg है, जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है 231 से 432 पर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, जो कि एक्ट कर रही है I+J+K में। वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसका आंसर निकालो कि इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, ठीक।
हिंट मैं नहीं देने वाला, आप अपने आप से इसको ट्राई करो। फोर्स आपको 30 न्यूटन की दे रखी है, I प्लस जे प्लस के अलॉन्ग लग रही है, पार्टिकल 231 से 432 पर डिस्प्लेस हो रहा है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक आपका इतनी देर में आंसर आने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं रोक रहा हूँ, देखो 45 सेकंड बोले थे पर रोकते रोकते 48 तक तो पहुंच ही जाता है। तो आई थिंक इतने में अब देखो प्रेशर मेंटेन हो रहा है कि सर ये तो बहुत कम टाइम है, तो इतना ही तो टाइम है एग्जाम में, तो जब तक हम ये घड़ी लेकर के सर पे सवार नहीं होंगे ना, ये बिल्कुल क्लासरूम वाली फील है। ऐसे ही क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट जिनको सिलेक्ट करवाना होता है ना, लेकर के टाइमर सर पे सवार हो जाओ कि हाँ भाई लगाओ इतनी देर में, तब जाकर के वहां पर प्रैक्टिस बनेगी। अब इस प्रॉब्लम की अप्रोच क्या है, देखो R1 से R2 पार्टिकल जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमारे पास हो गया डेल्टा R वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 2 2i कैप, 3 माइनस 3 0 j कैप एंड 2 माइनस 1 1 k कैप, ठीक है ना। अब हमें फोर्स चाहिए वेक्टर फॉर्म में, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन और इसके अलोंग एक्ट कर रही है। तो कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, फोर्स का मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो गया 30 और यूनिट वेक्टर इसका आप लोगे तो वेक्टर I प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड विच इज √3, तो 10 √3 I प्लस जे प्लस के। अब आपको वर्क डन निकालना है, दोनों वेक्टर फॉर्म में, तो वर्क डन हो गया F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो पहले आप 10 √3 को अलग से लिखो, I वाला I में मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आएगा 2, J वाला J में 0, देन फिर 1, तो रिजल्ट आ गया 30 √3। तो 30 √3 जूल इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी करेक्ट है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, परफेक्ट एग्जाम के लिए वेक्टर भी लग गया, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट भी लग गया और बहुत ज़्यादा लेंदी कंसेप्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट बेस्ड है, तो आराम से हमारे एग्जाम के अंदर हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड देने वाला हूं। इस प्रॉब्लम में पार्टिकल का मास 3 ग्राम दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है पोजीशन टाइम की, और हमें पता करना है वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, तो पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। हमें फर्स्ट 4 सेकंड मतलब 0 से 4 सेकंड के दौरान पार्टिकल का वर्क डन कैलकुलेट करना है। मास पार्टिकल का 3 ग्राम है, ठीक है ना, सही से कैलकुलेट करना है, यूनिट गड़बड़ नहीं होने चाहिए। कॉपी पेन लेकर के बैठो, जो फालतू की चैटिंग कर रहे हैं उनका यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसका आंसर आपका, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रहा होगा, चलो मैं 5-10 सेकंड और बढ़ाता हूँ, 45 सेकंड लो, कंप्लीट करो फटाफट से इसको। आई थिंक इतना टाइम बहुत है, तो अब मैं इसको रोकता हूं और देखते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट से गलती होती है कैलकुलेशन की, ठीक है ना। अब शुरू में क्या होता है, हम बड़े लेजी होते हैं, जैसे अभी स्टार्ट किया तो हम लोग, आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि सर ऐसा करने वाले हैं लेक्चर के अंदर, ठीक, बट ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज सर के ऊपर ये घड़ी लेकर के खड़े होने वाले हैं, बट ये ज़रूरी था आप सब बच्चों के सिलेक्शन के लिए। तो अब इसमें गलती क्या हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, बहुत से बच्चों की हुई होगी, ठीक है ना, हड़बड़ तड़बड़ में आ गए, प्रेशर बन गया होगा कि यार कैसे करें, और जब सर के ऊपर प्रेशर सवार होता है तो अच्छे से सवाल गलत हो जाता है। तो हमें अब अपने आप को परफेक्ट करने का यही मेथड यूज़ करना है कि आपको मेरे साथ हर लेक्चर में ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, तो मज़े आएंगे, ठीक है ना। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। हमें पोजिशन टाइम इक्वेशन से वर्क डन निकालना है। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी डिफ्रेंशिएट करके, तो वेलोसिटी हो गया dx/dt, dx/dt अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका 0, 4 2 जा 8t और प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन। अब हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल टू 0 डालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर, तो ये हो गया -32, और इधर आ गया हमारे पास 16 और 3 जा 48, तो ये रिजल्ट बचा 16 मीटर पर सेकंड। अब वर्क डन की वैल्यू हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हाफ मास की वैल्यू हो गई 3 ग्राम, 3 × 10 की पावर -3, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 256 माइनस 0, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 256 से ये चला गया 128 आ गया, और ये रिजल्ट आ गया 384, 10 की पावर -3 को मिली जूल बना दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है ना। होता है सवाल टाइम में,
तो चेक करके देख लो, टाइम मैं तो सिखा रहा हूँ फिर भी प्रॉपर टाइम में हो ही जा रहा है सवाल। अगर मैं खाली लगाऊं बिना बोले लगाऊं तो ये सवाल बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, बट जब सर के ऊपर प्रेशर सवार होता है तो गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चों को इसका आंसर आता होगा। मैं आपको इसका 45 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, स्टार्ट करो। इस प्रॉब्लम में हमें फोर्स से रखी है, ये आईआईटी का ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इसकी पास्ट हिस्ट्री है, आईआईटी का प्रॉब्लम है, पेटेंटेड प्रॉब्लम है। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम मेडिकल में फटाक से रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, अपने आप में अनोखा है, आज तक सिर्फ एक ही बार आया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो और आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे वहाँ जाके कैलकुलेट नहीं करना। वन ऑफ द काइंड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ऐसा दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। फोर्स से रखिए k टाइम्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है ओरिजिन से और a, तक हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो बातों बातों में टाइम कैसे बीतता चला जाता है, और रोक दो। अब ये 45 सेकंड हो गए, तो जो बच्चे अभी बेचारे पेन हिला करके पहुंच पा रहे थे, मजे आ रहे हैं, देखो, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता था, मैं पढ़ाता था, आप वहाँ चैटिंग स्टार्ट कर देते थे। अब आज मेरी बारी है, ठीक है ना। तो अब बहुत से बच्चे पेन, जो बेचारे 45 सेकंड में तो पेन ही नहीं सेट हो पा रहा उनका, ठीक है ना, हाथ में नहीं आ पा रहा, तो भैया कंट्रोल में लाओ, आपको ये सवाल करना है। अब आ जाओ, सीखते हैं। क्योंकि फोर्स पोजीशन के टर्म में, तो वर्क डन निकालने का तरीका हो गया इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और जेड वाला कोई टर्म है नहीं, ठीक है ना। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह आ गया के वाई टाइम्स डी एक्स, एफ वाई की जगह आ गया के एक्स टाइम्स डी वाई। के को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और लिमिट लग गई 0,0 से लेकर के a, तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा एक बात और, जिस प्रॉब्लम में हमें लगता है कि देखो एग्ज़ाम के अंदर वही प्रॉब्लम 45 सेकंड 30 सेकंड के अंदर होते हैं जो हमने पहले से किए हुए होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप ये पहली बार लाइफ में देख रहे हो तो ये 45 सेकंड छोड़ो, ये आप मतलब आप इसको 10 मिनट भी लेके बैठे रहो ना तब भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में 95% वो होते हैं जो हमने पहले से किए हुए होते हैं, ठीक है ना। वही प्रॉब्लम पे हम बेट लगाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जा करके जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, वो मैं पहचान करनी आपको सिखा दूंगा। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वो हमारे देखे हुए नहीं होते, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। और उन प्रॉब्लम पे ही हमें एक्चुअली में एग्जाम में काम करना होता है। बाकी हम जितनी जल्दी इन 40 प्रॉब्लम या 43 प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा होगा एग्जाम के अंदर और मैक्सिमम नंबर स्कोर करने के चांसेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आई थिंक अब ये प्रॉब्लम खत्म है। तो k टाइम्स इंटीग्रल वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होता है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और 0,0 से a, तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो डी ऑफ एक्स एक्स होता है, डी ऑफ वाई वाई होता है, डी ऑफ जेड जेड होता है, तो डी ऑफ एक्स वाई हो गया। तो रिजल्ट आ गया k टाइम्स एक्स वाई, लिमिट लग गई 0,0 से a, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, दोनों की जगह a आ गया, लोअर लिमिट 0, तो रिजल्ट आ गया ka स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, रिजल्ट डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये प्रॉब्लम करने के लिए भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम कह रहा है बुलेट गन से फायर करी गई, गन पीछे रिकॉइल करी, तो हमें पता करना है काइनेटिक एनर्जी गन और बुलेट में से किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, या दोनों की बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये आपको पता करना है, करो फटाफट से। और एक कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, आपके नीट लेवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्ट है वो, बहुत ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम आपके नीट के अंदर आता है। देखो मतलब टाइम कैसे जाता है पता नहीं चलता, और चैटिंग करते रहो तो फिर ऐसा लगता है यार टाइम और आ जाए, बस रुक जाओ। तो 30 सेकंड आपके पूरे। ऐसे सवाल को करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, गन बुलेट सिस्टम का कंसेप्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब गन से बुलेट फायर करी जाती है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, जितना बुलेट का मोमेंटम उतना गन का मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हुआ p² /2m,
ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं तीर तुक्के चलाने हैं, 30 सेकंड में नहीं आ रहा तो हाथ पांव फूल गए, तीर तुक्के लगाने शुरू कर दिए हम लोगों ने, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है ना। कंसेप्ट और कंसेप्ट के हिसाब से हमें सवालों को अटेम्प्ट करना है, नहीं आता छोड़ दो, ठीक है ना, बट निगेटिव मत करो वहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो ऑब्वियसली गन का मास ज़्यादा होगा, बुलेट का मास कम होगा, तो गन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कम होगी, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। अब आप इसका रिजल्ट देखो, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल, रिकॉइल किसका हुआ, गन का हुआ, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल शेल बी लेस देन दैट ऑफ बुलेट, तो लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी करेक्ट है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, 30 सेकंड में बिल्कुल अटेम्प्ट होने वाला प्रॉब्लम है अगर दिमाग में कंसेप्ट क्लिक किया तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, अब ये बेसिक थ्योरी आती है, थोड़ी देर के लिए टाइमर हटाते हैं, एक बार वापस से सारी थ्योरी, मजा है ना, तो एक बार वापस से सारी थ्योरी रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी, जोरदार प्रॉब्लम है, मजे आएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको टाइम दूंगा, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मैंने रखे हैं इस सेक्शन के अंदर, और आते भी आपके लेवल के अंदर जनरली ये सेक्शन बहुत ज़्यादा आपके नीट लेवल के लिए मतलब पसंद किया जाता है। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, वहाँ से फोर्स, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम, तो ये सब मान के चलो इसमें से एक सवाल पका पकाया है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका वर्क डन राउंड ट्रिप में ज़ीरो होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में लॉस नहीं होती। कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर लग रही हो तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, वर्क पूरी तरीके से रिकवर होता है। रिकवर मतलब अगर काइनेटिक से पोटेंशियल में जा रहा है तो पोटेंशियल से काइनेटिक में लाना पॉसिबल है, इसको रिकवर होना बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप एक एक पॉइंट ध्यान से देखो, तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा हिडन पॉइंट है, ध्यान से सीखना, इस पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है मज़ेदार वाला, जिसमें जनरली स्टूडेंट का नेगेटिव मार्क आने का पूरा चांस रहेगा। सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ एक्ट करती हैं, जैसे प्लानिटरी मोशन में, ठीक है ना। सन के चारों तरफ जब प्लैनेट घूमता है, हालांकि बात ग्रेविटेशन की नहीं चल रही, बट सेंट्रल फोर्सेस का एग्जांपल बताना था इसलिए बता रहा हूँ। तो सन के चारों तरफ जब प्लैनेट घूमते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्लैनेट पे लगती है वो एक्टिंग टुवर्ड्स सन लगती है, तो उसका सेंटर सन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स हो गई। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मान लो प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है तो कूलम फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जो एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल नहीं बोला क्योंकि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर में नहीं घूम रहे, और जबकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोच लो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है सेंट्रल सेंट्रीपिटल हो। सेंट्रल मतलब एक पर्टिकुलर रेडियल लाइन की तरफ फोर्स एक्ट करे, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे सुनो, तो सेंट्रल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना, इनमें एनर्जी लॉस नहीं होती, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक नहीं कंजर्व रहती, मैकेनिकल कंजर्व रहती है। चौथा पॉइंट, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट विद इन अ सिस्टम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज इनटू ईच अदर, तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है बट दोनों का सम हमेशा कंजर्व रहेगा, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए जो कंजर्वेटिव के हो गए। नॉन कंजर्वेटिव समझते हैं, वर्क डन डिपेंड्स ओनली अपॉन पाथ, तो पाथ डिपेंडेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ एनर्जी लॉस होती है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को लॉस कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, जैसे एग्जांपल हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो, ये मैं आपको वैसे भी फेज 1 में सारी थ्योरी पढ़ा ही चुका हूँ। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो होता है, क्यों नॉन जीरो होता है, क्योंकि जब राउंड ट्रिप लगी, मान लो मैंने अपने इससे मान लो मैंने पेन से ये सर्कल बनाया, ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, राउंड ट्रिप है, बट फिर भी वर्क डन जीरो नहीं है क्योंकि इस राउंड ट्रिप में भी एनर्जी लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ जो भी आप बोलो, साउंड बोल लो, भी पेन के घुमाने से बोर्ड गर्म तो होगा नहीं इतना ज़्यादा, पर आवाज़ तो आ रही है, तो साउंड के अंदर लॉस होगी या हीट के अंदर लॉस होगी। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन इसलिए जीरो नहीं होता क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है ना। तो इसमें वर्क रिकवरेबल नहीं होता, ठीक है ना, गया तो गया, दोबारा लौट करके नहीं आएगा।
तो फोर्सेस आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, रिटार्डिंग इन नेचर, फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्सेस के एग्जांपल हो गए। वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वर्क डन इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है ना, तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के हो गए। अब आगे चलते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ खास जानकारी लेते हैं। इसके लिए आप ये देख रहे हो, ये जो सेक्शन मैंने रखा है ये आपका फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी कर्व का डायग्राम है। तो एक बार वापस से समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये बोल रहा है द एनर्जी विच अ बॉडी हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जब बॉडी की पोजीशन, सिर्फ ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है ना, तब जो एनर्जी स्टोर करती है वो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। रिलेटिव मतलब हम चेंज इन पोटेंशियल, जैसे मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ तक ले गया, ठीक है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होगी, बट इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने यहाँ कितना ले रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिविस्टिक टर्म, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन रिलेटिविस्टिक, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, बट पोटेंशियल एनर्जी का टर्म रेफरेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको रिलेटिव टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका वो डेल ऑपरेटर होता है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। अब ये ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, बहुत आता है, एक बार सीख लो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं अनस्टेबल, जहाँ कॉन्स्टेंट होती है वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आप चेक करोगे तो अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप हो गया du बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसमें अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें तो हमें फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेंजेंट नेगेटिव स्लोप वाली है तो फोर्स पॉजिटिव हो गई। तो आप देखो मैंने इंडिकेट कर रखी है, फोर्स राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव, इस जगह पर फोर्स 0 हो गई, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो गया तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, यानी फोर्स का ग्राफ पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स का ग्राफ ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना, तो ये तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का दिखाया हुआ है, ये फोर्स का ग्राफ हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और फोर्स का ग्राफ एक्सेस को कट करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव जाते वक्त। सिमिलरली यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पर आप चेक करोगे तो फोर्स का ग्राफ पहले नेगेटिव होगा, फिर 0 और फिर इधर पॉजिटिव। तो ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड देन फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम आए तो फोर्स का ग्राफ उल्टा स्विंग करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस जगह पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में चेक करोगे तो परमानेंट स्लोप 0 हो गया, यानी फोर्स की कहानी खत्म हो गई, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो कंटिन्यूसली 0 है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फोर्स की वैल्यू एक्स के साथ वैरी नहीं करती, वो परमानेंट 0 बनी रहती है। तो ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस, इनमें ज़रूर सवाल बनते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अभी क्या क्या बचा हुआ है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने का तरीका ये भी मैंने कई बार दिया हुआ है। देखो, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना चाहते हो तो इक्विलिब्रियम वो जगह हो गई जहाँ स्लोप 0 हो गया, तो आप डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स निकालो, 0 कर दो। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? भाई डी बाई डी एक्स तो यहाँ भी 0 है, डी बाई डी एक्स तो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो उसको चेक करने का तरीका डबल डिफरेंशिएशन। कोई भी ग्राफ जिसका कर्व ऊपर की तरफ होता है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी बात मैंने फेज 1 में बताई हुई है। कोई भी कर्व जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। डबल डिफरेंशिएशन ही 0 हो गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है ना, नाइदर पॉजिटिव नॉर 0, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, डबल डिफरेंशिएशन इज आल्सो 0, सिंगल डिफरेंशिएशन भी 0, तो हम बोलेंगे वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, ओके। तो ये तो पूरी कहानी हो गई स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब हम आ जाते हैं वापस से, आपकी यहाँ पर कहानी शुरू होती है और मैं टाइमर वापस से लेकर के आपके सामने हूँ। अब आपके सामने 2 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, दोनों के लिए मिला करके 45 सेकंड का टाइम है। फर्स्ट प्रॉब्लम शुरू करो। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
it is equal to difference of final and initial energy function, it can be recovered completely, all of the above। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ओके, दूसरा प्रॉब्लम मैं पढ़ रहा हूँ, under the action of central forces there is a conservation of angular momentum, mechanical energy, angular momentum and mechanical energy, neither angular momentum nor mechanical energy। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है ना, तो इसमें नेगेटिव होने का चांस होता है। तो मैं टाइमर रोक रहा हूँ, अब हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये प्रॉपर्टी तो हम पढ़ के आए हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं, वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल एनर्जी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, और कंप्लीटली रिकवर्ड होता है। मतलब इसमें ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे ऑप्शन क्लियर है, ठीक है ना, करेक्ट है। तो जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, आई थिंक वो 10 to 15 सेकेंड लेगा हार्डली और प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेगा। अब आ जाते हैं हम इस पे, ये बोला अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स मैंने अभी बताया था कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है ना, अगर कंजर्वेटिव होती हैं तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी। और एक और विशेष बात मैंने बताई थी, एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ वो एक्ट करती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में सन और प्लैनेट के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सन एक्ट करती है। तो सेंट्रल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में क्या क्या चीजें कंजर्व होती हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगी, ठीक है ना। तो पहली चीज ये समझ आई कि सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, सिंस दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये आप क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट करके लिख लेना अपनी कॉपी में, और लास्ट मोमेंट पे एक बार वापस से जरूर रिवाइज करके जाना। तो क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं इसलिए इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है ना। अब सेंट्रल फोर्सेस एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ एक्ट करती हैं, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही ये प्लानिटरी मोशन ले लेते हैं, ये सन हो गया, ठीक है ना, और ये प्लैनेट ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो ऐसे एक्ट कर रही है, कहीं पर भी प्लैनेट है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गई वो रेडियल हो गई। तो सेंट्रल फोर्सेस एक सेंटर की तरफ एक्ट करती है, इसलिए हम उसको रेडियल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो चीज रेडियल हो गई वो चीज कभी टॉर्क नहीं देगी, ठीक है ना। तो सेंट्रल फोर्सेस कभी टॉर्क नहीं देती। तो सेंट्रल फोर्सेस सेंटर की तरफ एक्ट करती हैं, इसलिए इनके द्वारा दी जाने वाली टॉर्क हमेशा जीरो रहती है। जब टॉर्क जीरो हो गई तो ऐसे में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी कंजर्व्ड होती है। तो यहीं पर हम दो क्वेश्चन बना देते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में एंगुलर मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, या सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एंगुलर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। तो जवाब है सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मैकेनिकल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, बट हर कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सेंट्रल फोर्स में ही ऐसा क्या खास है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, टॉर्क जीरो, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो अच्छा क्वेश्चन था। जिन बच्चों को डाउट होगा वो जरूर बेचारे पंगे में पड़ रहे होंगे, पहले तो उनको सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन सोचने में वहां पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जनरली बुक के अंदर बहुत कम इंट्रोडक्शन होता है सेंट्रल फोर्स का। तो अब इसके अंदर हमारा आंसर क्या जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। फिर से थ्योरी बेस्ड है और आई थिंक इसके लिए मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड ही दूंगा, ठीक है ना। शुरू हो जाओ। पहला प्रॉब्लम कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन whose negative derivative gives the force. Potential energy of system of body is the work that the body can perform by virtue of its configuration. Potential energy is energy due to position. Internal energy of gas is potential energy. मेरे ख्याल से कंफ्यूज हुए होगा, मजा आया होगा, ठीक है ना। और जब आपको लगे कि आपसे सवाल नहीं हो रहा छोड़ दो, नेक्स्ट तो करो। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आप जानते ही हो, पढ़ा दिया मैंने थ्योरी में, तो मैं इसको रोक रहा हूं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चों का सही होगा पर बहुत से बच्चों का गलत होगा। बहुत से बच्चे जवाब ही नहीं सूझ रहा होगा कि करें क्या यार, ये आज तो अलग ही काम हो गया, ये तो बेचारे बीमार थे और ये पता नहीं हमें कहां से इतना ज्यादा प्रेशर में ले आए। तो अब हमारी हर क्लास ऐसे ही चलेगी, ठीक है ना, टाइमर के साथ चलेगी। हर क्वेश्चन में टाइमर रहेगा, तभी मजा आएगा, तभी आप प्रैक्टिस करोगे और तभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। पहला प्रॉब्लम कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जीज। तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, एक एक स्टेटमेंट को डिटेल से पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन के फंक्शन में होती है, करेक्ट है। whose negative derivative give the force, यानी नेगेटिव du by dx करने से हमें फोर्स मिल जाएगी, तो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा,
Potential energy of system body is the work that the system of body can perform by virtue of its position. तो जब पोजीशन चेंज होती है तो उस चेंज इन पोजीशन के दौरान कंजर्वेटिव का जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन. तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है कि वो पोजीशन की वजह से कंटेन करने वाली एनर्जी होती है. तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब लफड़ा है चौथी स्टेटमेंट में कि यार ये क्या बीमारी आ गई, ये तो होना चाहिए था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, ये यहाँ कैसे आ गया. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज पोटेंशियल एनर्जी. होती है या नहीं होती है. तो इसके अब आपको सर ये तो सरप्राइज आउट ऑफ द बॉक्स आ गया. इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है ना, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय गैसियस मॉलिक्यूल. अब गैसियस मॉलिक्यूल के पास दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ना कि पोटेंशियल एनर्जी को. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. और अभी जो मैंने ये लाइन बोली ना आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया. भगवान ने दोनों कान दिए तो दोनों का भरपूर उपयोग किया. तो इसमें जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो आपकी कॉपी में होनी चाहिए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना. पोटेंशियल एनर्जी हम उसकी जीरो लेते हुए चलते हैं. अच्छा, ये तो टर्म आपको बताने की जरूरत ही नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है. ऑप्शन ए करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं. इस प्रॉब्लम के लिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड आपको मिलेंगे. इससे ज़्यादा टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते. वैसे तो 30 सेकंड में ही हो जाना चाहिए, बट चलो स्टार्ट करो. और प्रॉब्लम ये कह रहा है वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी इज 3 जूल. ए से बी में 3 जूल है और कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में बी से सी में 4 जूल है. वर्क डन ए से सी में बताओ. तो ऐसा प्रॉब्लम आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे और एग्जाम में भी देखोगे. तो कहीं पे भी गलत नहीं होना चाहिए. तो फटाफट से अटैम्प्ट करो. मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का इतनी देर में आंसर आ गया है, ठीक है ना. तो इसका आंसर हमें ए से सी में निकालना है, सी से ए में नहीं निकालना. तो आई थिंक इनफ है. इतना टाइम रोक देते हैं इसको, टाइमर को. तो ये सब प्रॉब्लम जो है 30 सेकंड का नाम मात्र का प्रॉब्लम था. 30 सेकंड में आराम से अटैम्प्ट हो सकता है. क्योंकि कंजर्वेटिव है तो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे राउंड ट्रिप का वर्क डन जीरो. तो WAB WBC प्लस WCA इक्वल्स टू जीरो. AB का वर्क डन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3 जूल. B से C का वर्क डन 4 जूल. CA का पता नहीं. तो WCA -7 जूल आ गया. अब यहाँ केयरफुल रहना, हमें CA नहीं पूछा गया, हमें AC पूछा गया. तो AC करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस का +7 जूल. तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं. हाँ, ये प्रॉब्लम में आपको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालना है. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 45 सेकंड ही दूंगा, ठीक है ना. शुरू करो. तो पोटेंशियल एनर्जी से आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करनी है, ठीक. और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे पता करोगे, डिफरेंशिएशन को जीरो करके. तो सिंपल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है. डिफरेंशिएशन निकालो, जीरो करो और आर का वैल्यू निकालो. दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. स्टेबल और अनस्टेबल आइडेंटिफाई करना है तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे. पॉजिटिव आया तो फिर मिनिमम हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव आया तो फिर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. तो मैं रोक देता हूँ. तो 40 सेकंड का ये मात्र से नाम मात्र का प्रॉब्लम होना चाहिए. 40 सेकंड से ज़्यादा आपको इस प्रॉब्लम में नहीं लगने चाहिए. तो खेल मज़ेदार है. अब मेरे ख्याल से जिन बच्चों के सही होते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऊपर होता चला जा रहा होगा. जो खाली बिना तैयारी के मेरे साथ लग रहे हैं, ठीक है ना, वो मत लगो, ठीक है. थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये जो मेहनत चल रही है आप ही के लिए चल रही है. मैं मेरे लिए तो कर नहीं रहा ये सब, ठीक है ना. मेरे को क्या करना है, ये घड़ी लगा करके या ये सवाल करा के मेरा क्या भला होना उसके अंदर. तो अगर आप मेरे साथ मेरे तरीके से इस तरीके से चलोगे तो एग्ज़ाम के अंदर फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है ना. और आप जो फिजिक्स का पेपर 1 घंटे में भी नहीं कर पाते, 45 मिनट में उड़ा के चले आओगे, ठीक है ना. पूरा का पूरा 180 में से 180 का. बस खाली हंसी मजाक छोड़ करके अब इस टाइम थोड़ा सीरियस होकर के तैयारी कर लो, ठीक है ना. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, U इक्वल्स टू A/r⁻12 माइनस B/r⁻6. तो हमें पता करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब इस टाइम पर डिफरेंशिएशन कमज़ोर है, ये बात हजम होने वाली नहीं है. जिन बच्चों को इस टाइम पे डिफरेंशिएशन 1/r⁻n का कमज़ोर है, भाई गलत कर रहे हो, ठीक है ना. आपको इस टाइम पे प्रैक्टिस होनी चाहिए. फिर भी मैं बता देता हूँ,
1/r⁴n को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो तरीका होता है पावर ऊपर जाती है नेगेटिव साइन के साथ, नीचे 1 से बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये सिंपल सा तरीका होता है 1/r⁴n को डील करने का। तो पावर ऊपर जाएगी, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, नेगेटिव साइन के साथ नीचे 1 से बढ़ जाएगा तो r⁴13 आ गया। पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव साइन के साथ तो दिस बिकम पॉजिटिव 6b/r⁴7 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको आमने सामने लाओ, 12a/r⁴13 6b/r⁴7, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, r⁴6 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे आप तो 2a/b, तो r का वैल्यू आ गया 2a/b होल टू द पावर 1/6। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप होमवर्क में ये करना कि इस पोजीशन पर स्टेबल है या अनस्टेबल है, कैसे करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका, फिर ये वैल्यू आप इसमें पुट करके चेक करोगे कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये आपके लिए मैंने छोड़ा। तो r की वैल्यू आ गई 2a/b की पावर 1/6, हमारा आंसर हो गया बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये आसान प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम का सेट है, सिर्फ 45 सेकंड में आपको इसके अंदर दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम में हमें पोटेंशियल एनर्जी कर्व दे रखा है, ये वैल्यू है इसकी 8, यहाँ पर वैल्यू है -8, वैल्यू का वैसे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और पहले प्रॉब्लम में पता करना है कहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी, दूसरे में पता करना है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा है, तीसरे में अनस्टेबल। तो आप स्टार्ट करो, मैंने आपको 45 सेकंड दिए, ठीक है ना। तरीका क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी पहला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है तो आप इसको, इस पे मैंने आगे न्यूमेरिकल भी रखा हुआ है, पहले आप अटेम्प्ट करो। टोटल एनर्जी हमें ई दे रखी है, हमें पता करना है मैक्सिमम स्पीड ए बी सी डी ई एफ में से किस पॉइंट पर होगी, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम में आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बताना है कि ए बी सी डी या ई जो भी पॉइंट्स हैं उनमें से किस जगह पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ये तो बहुत आसान है। थर्ड में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो साफ ही दिख रहा है, तो मतलब ये तो 5-5 सेकंड के प्रॉब्लम भी नहीं है, खाली आपको जोर लगाना है फर्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है ना, कि वो क्या कंसेप्ट होता है कि हम पहचान ले कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व में किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल इस पे अभी आगे मैंने रखा हुआ है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो अब टोटल एनर्जी ई है, तो ई हो गया k प्लस यू का सम, तो k की वैल्यू हो गई e माइनस यू। देखो e तो बेटा फिक्स है, तो जो घट बढ़ सकता है वो u है, तो u जितना कम से कम होगा k उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो फॉर k टू बी मैक्स, ठीक है ना, u मस्ट बी मिन, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर लो कौन सी जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो ये हो गई। तो इस बी वाले पॉइंट पर चेक कर लो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। तो हमारा ऑप्शन आ गया बी वाला, यानी सॉरी मतलब आंसर में सी वाला है, वैसे पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन द अबव फिगर। अच्छा कैसे निकालोगे आप इसको, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल है, हिंट दे दे रहा हूँ अभी, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। यू मिनिमम का बेटा वैल्यू आपको -8 दे रखा है, आपने यू मिनिमम यहाँ -8 डाला, लेट अस से दैट आपको ई गिवन होता तो आप ई का वैल्यू डाल देते, वहाँ से के मैक्स आ जाता, सिंपल। तो अगर न्यूमेरिकल इसमें फ्रेम कर देता तो वो आपको ई का वैल्यू देता, यू मिनिमम आप ग्राफ से पकड़ते, के मैक्स की वैल्यू उसको दे देते निकाल के, ठीक है ना। अब हमें पता करना है दूसरे में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ मिल रही है, तो F, तो ऑप्शन डी करेक्ट। इन द अबव फिगर द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब डी वाला, डी अब किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो आंसर सी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे, ठीक है ना, मजेदार कंसेप्चुअल थे। चलते हैं आगे। तो अब देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, जैसा अभी हम लोग करके आए ग्राफ वाला प्रॉब्लम, उस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, ठीक। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल का मास 1 kg दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, और आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ। कंसेप्ट ध्यान रखना, स्पीड मैक्सिमम वहाँ होगी जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिफरेंशिएट करके 0 डालना है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हुए के मैक्स या मैक्सिमम स्पीड निकाल के देनी है, ठीक है ना। तो
थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको कैलकुलेट करने में, बट मेरे ख्याल से 1 मिनट या 45 सेकंड के अंदर आप आराम से कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो आई थिंक इतनी देर में आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है ना। और अब आप उसको पुट करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करो। तो मेरे ख्याल से आंसर आने शुरू हो गए, तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ, ठीक है ना, और बस 5 सेकंड और बचे। ठीक है, अब जितने बच्चों का आया हाथ रोक दो, ठीक है ना, अब नहीं करना। जितने बच्चों का आया इतनी देर में आ जाना चाहिए, हम इससे ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब तरीका जैसा मैंने बताया था उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है। अगेन इस प्रॉब्लम को भी आप इंपॉर्टेंट ज़रूर लिख लेना, ठीक है ना, और वापस से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है x4/4 - x²/2। हमें पता करना पड़ेगा पहले मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए डिफरेंशिएट करके हमें 0 डालनी पड़ेगी। तो हमें मिलेगी dy/dx की वैल्यू 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4x3, 4 कटा x3, ये 2x², 2x, तो 2 से 2 कटा, 0 डाल दिया। x² का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू आ गया +-1, ठीक है ना। अब डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, +1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँ d2u/dx², ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3x² - 1। अब देखो मजे की बात है, चाहे आप x को +1 डालो चाहे आप x को -1 डालो, ये रिजल्ट हमेशा दोनों के लिए पॉजिटिव है। ये रिजल्ट पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मिनिमम है, चाहे +1 ले लो चाहे -1, यानी इक्विलिब्रियम स्टेबल है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब हमारा अगला टास्क होगा u मिनिमम की वैल्यू निकालना। u मिनिमम निकालने के लिए x की वैल्यू को हम u की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 1/4 - 1/2 बचा -1/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी हो गई k + u का सम। टोटल एनर्जी हमें 2 जूल दे रखी है, k मैक्स हो गया क्योंकि हम u को मिनिमम डाल रहे हैं। 1/4 इसको उधर ले जाओ तो ये बना 9/4, हाफ m v², m की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 × v², यहाँ से v की वैल्यू आ गई रूट अंडर 9/2, दैट मीन्स 3/√2 मीटर/सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। तो हमें मैक्सिमम स्पीड मिल गई पार्टिकल की, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। तो मज़ेदार प्रॉब्लम था, ठीक है ना, पूरा भरपूर कंसेप्ट इसके अंदर था जो भी आपने सीखा। अब चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन पर। ये आता है हमारा ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से ब्रह्मास्त्र कुछ और आता ना हो तो आता हो, हमेशा बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र चलाना जरूर सबको आना चाहिए, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा था फेज 1 में, मैंने एज इट इज थ्योरी यहाँ पे रखी क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कंसेप्ट सेम है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यानी ब्रह्मास्त्र हमारा ये कहता है जितनी भी दुनिया जान में फोर्सेज होती हैं सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। 3 तरीके की फोर्सेज होती हैं, एजेंट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आप जानते हो, एजेंट मतलब जो बाहर से फोर्स लगा रहा हो। अब कंजर्वेटिव का वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाती है W एजेंट प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू ΔK प्लस ΔU। राइट साइड इसका चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है ना। तो आप ब्रह्मास्त्र को ऐसे याद रख सकते हो, W एजेंट प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू ΔK प्लस ΔU। जम के प्रॉब्लम मैंने इस पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगेन हम टाइमर स्टार्ट करके प्रॉब्लम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देख लिया था। जब सारी की सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तो हम ये बोलेंगे कि बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव हो मतलब एजेंट ना हो और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो अब आगे आने वाला जो सेक्शन है आपका, उसमें या तो ब्रह्मास्त्र लगेगा या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। हम ये क्वेश्चन में देखते हुए चलेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में बॉडी मूव कर रही है या एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव एक्ट कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉब्लम। जनरली स्प्रिंग वगैरह के जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सब इस सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इस प्रॉब्लम को आप स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मान करके चलो। मैं आपको इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप शुरू हो जाओ। इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि एक ओपन नाइफ एज है जिसका मास m है, h हाइट से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है ना, और एक ब्लेड पेनिट्रेट, उसका नाइफ का ब्लेड पेनिट्रेट करता है d डेप्थ तक। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं।
ब्रह्मास्त्र लगा के तो आप कर ही सकते हो जैसा अभी आप कर रहे हो, और साथ में आप इसको काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन से भी कर सकते हो, बट आसान ब्रह्मास्त्र से पड़ेगा। तो सिर्फ 45 सेकंड है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, फटाफट से इसको कंप्लीट करो आप। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वुड हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में जाने से पहले आपको ज़रूर आना चाहिए। तो आई थिंक टाइम अप, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे। ये नाइफ एच ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका मास एम, ये ग्राउंड ले लेते हैं, एच हाइट ऊपर से हमने इसे ड्रॉप किया, अब डी डेप्थ अंदर ग्राउंड के ये पेनिट्रेट करा और यहाँ जाकर के फाइनली रेस्ट पर आ गया। इनिशियली भी रेस्ट से ड्रॉप किया था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये ग्राउंड के अंदर इस पे लग रही है रिटार्डिंग फोर्स, ये रिटार्डिंग फोर्स हो गई, ठीक है ना, और डी डेप्थ तक ये इसके अंदर आया। अब पहले हमें देखना पड़ेगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है या नहीं है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रही है यानी नॉन कंजर्वेटिव एक्ट कर रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्व होने का कोई चांस नहीं है। तो हम लगाएंगे इसमें ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ डब्ल्यू एजेंट प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ठीक है ना। अब देखो जो जो चीज़ें नहीं है उनको एलिमिनेट करते जाओ, यहाँ एजेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये पूरा टर्म हमारे लिए जीरो हो जाएगा। अब डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव यानी रिटार्डिंग फोर्स, वो एक्ट कर रही है यहाँ से यहाँ के दौरान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, वर्क डन नेगेटिव हो गया, तो माइनस एफ आर टाइम्स डी इक्वल्स टू। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो क्योंकि यहाँ ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस आप जहाँ मर्जी चाहिए वहाँ ले सकते हो, मैं बोलूँगा जो फाइनल लेवल है यानी इस जगह को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, ये अपनी चॉइस के ऊपर होता है, आप चाहिए यहाँ रेफरेंस ले लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो अगर मैंने यहाँ रेफरेंस ले लिया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस डी हो गई, ठीक है। अब आपको एफ आर का वैल्यू निकालना, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो एफ आर का वैल्यू आ गया, डी से डिवाइड कर दो तो ये हो गया एम जी वन प्लस एच बाई डी। अब आप इसका ऑप्शन मिला लो, एम जी एच वन प्लस एच बाई डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। तो परफेक्ट प्रॉब्लम ब्रह्मास्त्र के ऊपर, और आपके नीट लेवल में ऐसा प्रॉब्लम फंसने का चांस मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, इसके लिए भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड दूंगा, फटाफट से स्टार्ट करो, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में से एक है। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक लिफ्ट के अंदर ब्लॉक हमने अटैच कर दिया, ब्लॉक को हमने थ्रेड से बांध दिया, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, टेंशन की वजह से वर्क डन निकालना है टी सेकंड में, ठीक है ना। तो टी सेकंड के अंदर आपको टेंशन की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। मेथड, पहले टेंशन निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर वर्क डन का कंसेप्ट लगाओ। तो इतना करने में आपको ज़्यादा नहीं, बस 45 सेकंड ही लगने चाहिए। तो आई थिंक टेंशन आपकी आ गई होगी अभी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाओ और डिस्प्लेसमेंट पे काम करो, और फिर लास्ट स्टेप वर्क डन को कैलकुलेट कर लो। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ, आप भी रुक जाओ। तो टेंशन, अब देखो क्योंकि लॉज ऑफ मोशन आप पहले पढ़ चुके हो, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो टेंशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एम टाइम्स जी प्लस ए। सारा प्रैक्टिस का खेल है। अब जो बच्चा लॉज ऑफ मोशन नहीं जानता वो इस लेक्चर पे आ गया, तो आगे टेंशन लिखना उसके बस की बात नहीं है, वो थोड़ा सा इसमें हड़बड़ाएगा। टेंशन हमारे पास आ गई, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी वाला पार्ट कैंसिल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आपको वर्क डन निकालना है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन हो गया टी इंटू एस, वैल्यू डाल देते हैं, तो एम टाइम्स जी प्लस ए टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप आंसर चेक कर लो, तो एम टाइम्स जी प्लस ए हमारा इसके अंदर दिख रहा है, तो एम बाई टू जी प्लस ए टी स्क्वायर, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो 30 सेकंड के अंदर आराम से आप इस प्रॉब्लम को कर सकते थे, 45 सेकंड फिर भी ज़्यादा था, बट ठीक है। मतलब आम स्टूडेंट को ये दे दो प्रॉब्लम करने को, 2-2 ढाई मिनट इन प्रॉब्लम के अंदर यूजुअली निकाल लेते हैं, बट अब यही रिवीजन के टाइम पे आप देखो कितना कंट्रोल होकर के आ गया। तो अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से सीखी है, तो ऐसे प्रॉब्लम में अब आपको डर नहीं लगेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन फिर से अच्छा प्रॉब्लम है, और मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ फिर से 45 सेकंड। शुरू हो जाओ। प्रॉब्लम में ये कह रहा है, अ रोप इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस d एट अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4, वर्क डन बाय द रोप ऑन ब्लॉक। तो अगेन डायग्राम जरूर बनाओ। नीचे की तरफ ब्लॉक आ रहा है, g/4 के एक्सेलरेशन से, पहले टेंशन निकालो, ठीक है ना।
फिर डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है डी, निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दे रखा होता ज़रूर निकालते, ठीक है ना। फिर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट लगा करके। तो मेरे ख्याल से टेंशन आ गई होगी आपकी अभी तक तो, और आई थिंक इतना टाइम में आ जाना चाहिए। तो देख लो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप इसी तरीके से 45 सेकंड का ही टाइमर अगर हर क्वेश्चन के लिए सेट करते हुए चलो तो मेरे ख्याल से 45 मिनट से भी कम टाइम में आप प्रॉब्लम्स को अटैम्प्ट कर लोगे फिजिक्स के, मुश्किल नहीं लगेंगे आपको, ठीक है ना। बस यही करना है हमें। अब देखो मैं इसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो ये एक ब्लॉक है एम मास का, टेंशन ऊपर लगी, एम जी नीचे लग गया, इसको हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन g/4, ठीक है ना। और हमें और डिस्प्लेसमेंट डी दे रखा है, हमें पता करना है टेंशन का वर्क डन, ठीक है ना, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय रो ऑन ब्लॉक का वर्क डन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन। अब दो रास्ते हैं, या तो लॉ ऑफ मोशन लगा के करो या सीधे m टाइम्स g माइनस a लिख लो, तो बेटर है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m टाइम्स g माइनस a की जगह आ गया g/4, तो टेंशन की वैल्यू हो गई 3/4 mg, ठीक है ना। अब वर्क डन चेक करो, टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन हो गया माइनस टी टाइम्स टी, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई माइनस 3/4 mgd। अब आप ऑप्शन देख लो, माइनस 3/4 mgd, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये आ गया आपका किसका प्रॉब्लम है, हैंगिंग पार्ट ऑन, ठीक, चेन का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको मिलेंगे अगेन 45 सेकंड, शुरू हो जाओ। प्रॉब्लम ये कह रहा है यूनिफॉर्म चेन है, मास m, लेंथ l है, इट इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/6 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। तो 1/6 चेन हैंग कर रही है, हैंगिंग पार्ट को वापस से टेबल पे लाना है, ठीक है ना। कौन लाएगा ये सोचो आप, मैं जब सॉल्यूशन दूंगा तब बताऊंगा। उसका हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अगेन इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो 45 सेकंड में हो जाएगा, नहीं किया होगा तो इस तरीके के प्रॉब्लम में 2, 3, 4 मिनट आराम से आप व्यतीत कर दोगे, मतलब आप इन्वेस्ट कर दोगे, बट फिर भी आंसर लाना भारी पड़ जाएगा, जबकि प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है ना। 30 सेकंड के अंदर यूजुअली स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को कर लेता है जो सिलेक्शन वाला होता है, ठीक है ना, जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी हो। मेरे ख्याल से आप अच्छे से ही कर रहे हो तभी यहाँ जुड़े हुए हो, तो आप कर लेना चाहिए आपको ये। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। डायग्राम पहले हम इसका बनाते हैं। तो ये रही एक टेबल, और इस टेबल से हमने एक चेन को हैंग कर दिया जिसका 1/6 पार्ट हैंग कर रहा है। तो फटाफट से हैंगिंग पार्ट की लेंथ l/6, मास m/6, ठीक है ना। अब हमें इस हैंगिंग पार्ट को टेबल पे लाना है, तो हम हो गए एक्सटर्नल एजेंट, और जब जब एजेंट आएगा तो एनर्जी तो कंजर्व हो नहीं सकती, तो ब्रह्मास्त्र लगेगा। तो W एजेंट प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब चेक करो, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, डेल्टा के, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो डेल्टा के का पार्ट भी जीरो। हमें निकालना है एजेंट का वर्क डन। तो एजेंट का वर्क डन हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त, चेन की पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त, क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं है तो हमें हाइट सेंटर ऑफ मास की लेनी पड़ेगी। पहले हम रेफरेंस का ले रहे हैं, तो रेफरेंस हम ले रहे हैं टेबल टॉप पर। तो अब हमें इतनी चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट वो हो गई l/12, ठीक है ना। तो रेफरेंस के नीचे है तो माइनस साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा, फाइनली पूरी चेन ही टेबल टॉप पर आ गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो गई। तो फाइनल हो गई जीरो, इनिशियल हो गई माइनस, मास लिखो m/6, g पूरी लेंथ नहीं चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो दैट मीन्स l/12। तो रिजल्ट आ गया mgl/72, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। तो आई थिंक आराम से आ गया होगा आपको समझ, ये प्रॉब्लम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये रूटीन प्रॉब्लम्स हैं जो आप नॉर्मली पढ़ते हो तो आपके किए हुए होते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके का लेवल आपके नीट एग्जाम के अंदर आ रहा है, कोई बहुत हार्ड लेवल आईआईटी के सुपर एडवांस सवाल जिसमें देयर अनदर इंटीग्रेशन हमें करना हो, ऐसा कुछ नहीं आना, ठीक है ना। आते हैं इस पे। ये दो प्रॉब्लम है, इन दो प्रॉब्लम के लिए मैं आपको सिर्फ दूंगा 45 सेकंड, दोनों को मिला करके। तो आपका टाइम अब स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फटाफट से करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले प्रॉब्लम में बोल रहा है ऑन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी इज यू इफ इट इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब हम इसे 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये पहला प्रॉब्लम है।
दूसरे प्रॉब्लम में दे रखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट दे रखे हैं 1500 और 3000, स्ट्रेच विद सेम फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। दोनों प्रॉब्लम को मिला करके 45 सेकंड मोर देन इनफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम एग्जाम में भी टाइम नहीं लेते, अभी भी टाइम नहीं लेने चाहिए। तो आई थिंक मैं इसको रोक रहा हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना टाइम बहुत है। अब अगर आपको लग रहा है कि सर टाइम कम पड़ रहा है और ज़्यादा टाइम होना चाहिए, एक प्रॉब्लम में 2-2 3-3 मिनट होना चाहिए, लिख देना यार कमेंट में, मैं देखूंगा अगर कंसिडर करने वाला होगा। एक चीज़ और, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं सर टाइमर के साथ मत शुरू करो, वो भी बता देना मेरे को, ठीक है ना। जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है जो आपको अच्छा लगे वो नीट एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा हो। तो ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसलिए मैंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। तो फिर भी आपके जो इनपुट्स हो ज़रूर बताना। तो प्रॉब्लम ये कह रहा हूँ, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी इज यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया हाफ के 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, इफ इट इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी, तो 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। रेशियो ले लो, किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला था बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो u बाई यू डैश 2 ये कटा 1/25 आ गया, तो u डैश का वैल्यू आ गया 25u। देखा कितनी आराम से आ गया, 10-15 सेकंड का काम था। दूसरे प्रॉब्लम में बोल रहा है कि दोनों में फोर्स सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। तो u का रिलेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब k दे रखा है और फोर्स दे रखा है, तो ऊपर नीचे k स्क्वायर से k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो एफ स्क्वायर बाय 2k, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो फोर्स सेम है, तो हम ये कह सकते हैं u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो u1 बाई u2 हमारे पास हो गया k2 बाई k1। k2 बाई k1 करोगे तो ये हो गया 3000 डिवाइडेड बाय 1500, आंसर आ गया 2:1। तो कहाँ से गलत था, 45 सेकंड बहुत है इतने सवाल के लिए टाइम। तो आपका स्पीड इन सवालों के अंदर ऐसा ही होना चाहिए जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रॉब्लम में आपको मिलेगा पूरा 1 मिनट, ठीक है ना। मस्त प्रॉब्लम है, आप शुरू हो जाओ, ठीक है ना। मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। प्रॉब्लम कह रहा है एक सर्टेन स्प्रिंग है जिसको स्ट्रेच करते हैं 25 सेंटीमीटर से, जब 500 ग्राम का मास उससे सस्पेंड किया जाता है। और 500 ग्राम का मास सस्पेंड करने पर 25 सेंटीमीटर से स्ट्रेच होती है। डायग्राम बना लो, दिमाग लगाओ। इट इज नाउ यूज्ड एज शोन इन द फिगर। तो अब इस डायग्राम के हिसाब से इसको यूज किया जा रहा है, सस्पेंड वर्टिकली किया गया, यूज हॉरिजॉन्टली किया जा रहा है। 2 kg का मास अब लगाया गया। अब ये बोल रहा है कि स्प्रिंग इज पुल टू राइट, तो इसको राइट साइड पे खींचा गया 10 सेंटीमीटर से और छोड़ दिया गया। हमें पता करना है अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशंस बना करके आपको चलना है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो आई थिंक आपका आंसर थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से डिले हो रहा है बट आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। तो मैं रोक रहा हूं अब इसको, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें 1.5 मिनट दे दो, नहीं 1 मिनट बहुत है। देखो करते हैं, तो पहले अप्रोच समझो। तो हमने एक 500 ग्राम का मास सस्पेंड किया, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई 25 सेंटीमीटर से। ये कहानी क्यों दे रखी है, ताकि आप यहाँ पर k का वैल्यू निकाल सको। तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं, तो kx इक्वल्स टू mg, ठीक है ना। k x की जगह आ गया 25 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, मास था 500 ग्राम 10 की पावर -3, g की जगह 10, ठीक है ना। तो आई थिंक सारा ही हो गया। तो mg, हाँ, तो ये 3 डेसिमल तो इधर से निकल लिए। k का वैल्यू हमारे पास आ गया 500/25, दैट मीन्स ये आ गया 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो पहले डाटा से हमने k कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे की तरफ आते हैं। अब क्या कहानी में ट्विस्ट है कि स्प्रिंग को ये कहता है कि ये हम खींच के ले गए कितना 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमने 2 kg के मास को रिलीज कर दिया। स्मूथ सरफेस है तो सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। और ये जानना चाहता है कि जब ये ब्लॉक नॉर्मल पोजीशन को पास करे, अनस्ट्रेच पोजीशन को पास करे, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो लगाया KI प्लस UI, KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रिलीज किया तो 0 हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स को हम एक साथ निपटा देंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल 0 हो गया। हाफ हाफ उड़ाओ तो v की वैल्यू आ गई √अंडर k/m टाइम्स x। अब वैल्यू डाल देते हैं। k की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 20, मास कितना था 2 kg, x की वैल्यू कितनी है भाई
10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर। ये हो गया 10। अब √10 3.1 समथिंग होता है, पाई के बराबर ही होता है वो, ठीक है ना। तो 3.1 यूज कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो 3.1 इंटू 0.1, तो आंसर आ गया 0.31 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आ गया। तो ठीक था, इतना हार्ड नहीं था, हार्ड तो अब खैर कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो नॉर्मली स्टूडेंट को इसमें 1.5 मिनट निकल जाता है, बट मैं नहीं चाहता आप 1.5 मिनट इसके अंदर निकालो। आप ऐसे सवाल को फिर से प्रैक्टिस कर लो, तो अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ले जा रहा है, वो क्यों ऐसा गेम खेल रहा है, ताकि वो आपसे के निकलवा सके, और के का यूज जब वो हॉरिजॉन्टल में करवाएगा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग की अब हम लोग प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हैं और देखते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम के लिए ये भी ठीक प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको सिर्फ 45 सेकंड मिलेंगे, शुरू हो जाओ। ये कह रहा है मास m इज हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग, तो ऑलरेडी एक कैपिटल M का मास हैंग कर रहा है। इफ ऑन हैंगिंग एन एडिशनल मास स्मॉल m, द स्ट्रिंग या स्प्रिंग ले लो, स्ट्रेच्ड बाय x मीटर, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट इज हाउ मच। सिर्फ 45 सेकंड, वैसे 30 सेकंड का ही प्रॉब्लम है। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू इसमें निकाल करके देना है कि कितना होगा, ठीक है ना। पहले कैपिटल M का मास सस्पेंडेड था, फिर एडिशनल मास M का डालने पर वो x से और स्ट्रेच हो गया। करो कंप्लीट। तो इसका मेरे ख्याल से अब आपका आंसर आ जाना चाहिए, तो बस रोकते हैं अब इसको। आ जाओ, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। अगेन ये भी हमारा दो इक्वेशन, दो अननोन के ऊपर बेस्ड है। कैपिटल M का मास टांगा आपने, मान लो स्प्रिंग x डैश आ गई, तो नीचे आ गया कैपिटल mg, ऊपर आ गया kx डैश। बैलेंस कर लो, mg इक्वल्स टू kx डैश। अब आपने एडिशनल मास m का और बना दिया, लगा दिया इसमें, तो टोटल m प्लस m हो गया। स्प्रिंग x से और खिंच गई, तो x डैश तो पहले से खिंची थी, x और खिंच गई। अब क्या होगा, m प्लस mg, ऊपर लग गया k x प्लस एक्स डैश, ओवरऑल एलोंगेशन। फिर से इक्वेशन बनाई, तो m प्लस m टाइम्स g k x प्लस के एक्स डैश, ठीक है ना। और के एक्स डैश किसके बराबर था, कैपिटल M G, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कैपिटल M G प्लस स्मॉल m G इक्वल्स टू के एक्स प्लस कैपिटल M G। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और हमें किसका वैल्यू निकालना था, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू आ गया स्मॉल m G बाई k। ऑप्शन आप देखो, ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो मजेदार सवाल है, मेरे को तो बड़े मजे आ रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम लगाने में, ठीक है। टाइम के साथ साथ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा, जल्दी से कंप्लीट करो। और इसको भी इंपॉर्टेंट लिख देना, स्प्रिंग का मतलब आपके लेवल का परफेक्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल सॉलिड प्रॉब्लम। अभी तक ऐसा प्रॉब्लम जनरली अभी नहीं आया है, ठीक है ना, बट हो सकता है इस साल स्प्रिंग मास सिस्टम में इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए। तो कहानी ऐसी है, स्प्रिंग लगी हुई है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम यहाँ से स्मॉल m मास को रिलीज कर देते हैं। इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है, ठीक है ना, और ये स्लिप होता हुआ आता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। हमें कंप्रेशन इन स्प्रिंग निकालना है, और गिवन है कि स्प्रिंग की लेंथ इज मच मच लेस देन h। मतलब ये जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ना, ये इस h के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करके देना है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई है, ठीक है ना, उसका वैल्यू। तो आई थिंक मैं टाइमर तो स्टार्ट करना भूल गया चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग इतने टाइम में आपका प्रॉब्लम होने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्लीट ही हो जाना चाहिए एक बार। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अब। तो देखो आप, तो ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये स्प्रिंग बहुत छोटी से लेंथ की है, मास m यहाँ से, ये s डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज l, ये h हो गया, ठीक है ना, ये एंगल थीटा हो गया। अब जब आप इसे यहाँ से रिलीज करोगे तो ये आकर के स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और ये फुल कंप्रेशन हो गया, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई, हमें कंप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब कैसे करेंगे, देखो हुआ क्या, अगेन कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर नहीं है, ना कोई एजेंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। तो के आई प्लस यू आई, के एफ प्लस यू एफ। के आई की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉडी इस जगह पर है, तो यहाँ से हाइट इसकी h है, तो ध्यान रखना हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली लिख रहे हैं, उसमें वर्टिकल हाइट हमारे काम में आती है, तो ये हो गया mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इतना छोटा है कि हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब हम मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट ग्राउंड पर आ गया, ये इसका सिग्निफिकेंस है।
अगर एल की वैल्यू इससे बहुत छोटी नहीं होती तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये स्प्रिंग पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं हो पाती, थोड़ी सी कंप्रेस होती और रेफरेंस ग्राउंड पर नहीं ले सकते, फिर हमें वहां लेना पड़ता, वो फिर हमारे प्रॉब्लम को और ज़्यादा लेंदी करता चला जाता। तो इसमें हम फायदा उठाते हैं एल इज मच मच लेस देन एच, तो हम मान के चलते हैं फुल कंप्रेशन हो गया और रेफरेंस ऑलमोस्ट ग्राउंड पर ही है, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर है, ग्रेविटी वाली जीरो है। ठीक है ना, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालो, ये आ गया √2 mgh डिवाइडेड बाय k। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, √2 mgh बाय k, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स पावर के आने वाले हैं। ठीक है ना, अगेन पावर के प्रॉब्लम अच्छे रखे हैं मैंने, बट बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, वही है जो सॉलिड आपके एग्जाम में आने चाहिए। तो एक बार पावर रिवाइज कर लो। तो अगर हमें एवरेज पावर निकालनी है, पावर बेसिकली होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, एवरेज निकालनी है तो पूरे टाइम इंटरवल में निकालनी पड़ेगी, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन आप जानते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो आइदर W/T यूज कर लो या ΔK/ΔT यूज कर लो। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो उसका जनरल रिजल्ट हो जाता है F.V। ठीक है ना, यूनिट छोटे छोटे से, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है ना, ये मतलब आ जाता है काम में, बट जनरली सबको पता ही रहता है। अब पावर के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर के पहले प्रॉब्लम से। जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कठिन नहीं है। 45 सेकंड आपको दिए मैंने और टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कार है जिसका मास m है, is driven with acceleration a along a straight level road against a constant resistive force r. Velocity of car is v. The rate at which engine of the car is doing work. तो कार का इंजन किस रेट से वर्क डन कर रहा है, यानी इंजन की पावर निकालनी है। अच्छा सवाल है, आपको ये सवाल आना चाहिए। ठीक है ना, करो उसको अटेम्प्ट। हिंट बस इतनी सी है, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन लगाओ, इंजन की फोर्स F ले लो, एक्सेलरेशन A दे रखा है, F निकालो पहले। ठीक है, F आ जाए फिर पावर आप जानते ही हो, F/V करके हमारे पास पावर आ जाएगी। ठीक, आई थिंक मैंने हिंट की जगह आपको हिंटा दे दिया। ठीक है ना, आपको इतने में प्रॉब्लम कर लेना चाहिए। तो आई थिंक आंसर आ गया होगा आपका, मैं रोक रहा हूँ इसको। तो कहानी ऐसी है कि कार है और A एक्सेलरेशन से चल रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी V है, रेजिस्टिव फोर्स R की दे रखी है। मान लो इंजन की वजह से फोर्स F लगी, तो हमें इंजन की पावर निकालनी है, तो पहले इंजन की फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो F माइनस R, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F का वैल्यू आ गया R+ma। ठीक है ना, और हमें पावर निकालनी है तो पावर होगी F.V, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट आ जाएगा F/V। तो F/V करोगे तो R+ma टाइम्स V, हमारे पास इंजन की पावर आ जाएगी। तो आई थिंक आसानी से ये समझ आ गया होगा आपको, और इसका ऑप्शन हमारा हो गया C करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए तो यार आपको सिर्फ 30 सेकंड ही मिलेंगे, ये स्टैंडर्ड है और तकरीबन हर बुक में धक्के खाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, सिर्फ मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये कह रही है, बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम कैपिटल T। हमें इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड निकालनी है किसी भी टाइम t पर। ठीक है ना, अगेन सेम प्रोसीजर यूज करो, एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स निकालो, पावर के लिए F.V कर दो। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। थोड़ा सा और टाइम दो, नहीं आ गया बहुत से बच्चों का। चलो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले ये पार्टिकल रेस्ट से v तक जाता है इन टाइम t, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, तो a की वैल्यू होगी v/t। ठीक है ना, अब किसी जनरल इंस्टेंट पर हमें पावर निकालनी है, तो जनरल इंस्टेंट पे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं t टाइम बाद हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, a टाइम्स t हो गया। ठीक है ना, अब अगर आप यहाँ पावर निकालना चाहते हो तो पावर हो गई फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स हो गई हमारी ma टाइम्स वेलोसिटी। a की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी, v/t, और वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी जनरल टाइम पर अगेन a इंटू टी के बराबर है, तो ये हो गया v/t इंटू टी। तो पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई m v²/t² टाइम्स t। अब आप ऑप्शन मैच कर लो, तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो पावर की सिंपल प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है। हाँ, ये अच्छा प्रॉब्लम है। अगेन इसको आप स्टार्ट करो, कांस्टेंट पावर दे रखी है और आपको स्पीड निकालनी है। ठीक है ना, और आपको मैं इसके लिए दे रहा हूँ 45 सेकंड। करो और इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसमें स्पीड
एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालनी है, आंखें खोल के देखना, ठीक है ना। तो ये नहीं धड़ाधड़ शुरू हो गए, पहले ये देख लो स्पीड किसके टर्म में निकालनी है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालनी है। इसके बाद हम स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालेंगे। दोनों रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, लास्ट मोमेंट पे दोनों पता होने चाहिए। करो कैलकुलेट। हिंट, पावर को एफ इंटू वी यूज करो, एफ को एम ए डालो, ठीक है ना, ए को वी डी वी बाई डी एक्स डाल के इंटीग्रेट करो, वहां से वी की वैल्यू आएगी। करो कंप्लीट। तो आई थिंक इंटीग्रेशन तक तो पहुंच ही गए होगे, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाओ तो आपका आंसर आ जाना चाहिए रूट में। तो मैं इसको रोक रहा हूं और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो, तो पावर का जनरल इक्वेशन हो गया एफ इंटू वी, पावर कांस्टेंट है, एफ की जगह हमने डाला एम ए इंटू वी, तो यहाँ से ए वी का प्रोडक्ट आ गया पी बाई एम। नाउ वी हैव टू चॉइसेस, या तो हम ए को पुट करें डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एक्स। दोनों चॉइसेस को यूज़ करने से पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन एक्स के टर्म में है तो हम वी डी वी बाई डी एक्स यूज़ करेंगे। तो ए की जगह डाला वी डी वी बाई डी एक्स टाइम्स वी इक्वल्स टू पी बाई एम, ठीक है। तो ये हो गया वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू पी बाई एम डी एक्स। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा वी क्यूब बाई 3 और राइट साइड पर आ जाएगा पी बाई एम इंटू एक्स। तो v की वैल्यू आ गई 3px बाई एम होल टू द पावर 1/3। अब आप ऑप्शन देखो 1/3 में हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अगेन इसका दूसरा वर्जन जो कि पूछा नहीं है बट एक बार फिर भी हम जरूर कर लेते हैं, अगर हमें टाइम के टर्म में निकालना होता तो क्या करते, हम यहाँ a की जगह dv बाई डी टी पुट करते हैं। तो पुट करके देख लेते हैं, तो dv बाई डी टी टाइम्स v इक्वल्स टू पी बाई एम, डी टी को इधर लाओ तो v dv इक्वल्स टू पी बाई एम डी टी, ठीक है ना, और इंटीग्रेट कर दो तो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू पी बाई एम इंटू टी। तो v की वैल्यू आ रही है 2p t बाई एम होल टू द पावर 1/2। तो टाइम के टर्म में पावर हाफ आ रही है, पोजीशन के टर्म में पावर 1/3 आ रही है। दोनों ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, दोनों ही एग्जाम में आने लायक प्रॉब्लम है, इनको जरूर इंपॉर्टेंट लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको भी आप एक बार अटेम्प्ट करो और मैं इसके लिए अगेन आपको 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना। शुरू हो जाओ। प्रॉब्लम ये कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोपेल अ मोटर बोट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। तो फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। विद एन इंजन ऑफ 50 हॉर्स पावर इट मूव्स विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब इंजन की पावर 50 हॉर्स पावर है तो गाड़ी की स्पीड या मोटर बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है जब 200 हॉर्स पावर की पावर डिलीवर करे वो, तो हमें स्पीड पता करनी है किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। अगेन हिंट, पावर को एफ इंटू वी करके करो, ठीक है ना। एफ को वी के प्रोपोर्शनल लोगे तो के वी डाल देना, तो वहां से रिजल्ट आपके पास जनरलाइज हो जाएगा। तो आ गया होगा बहुत से बच्चों का, टाइम अप हो रहा है तो आप रुक जाओ। देखो, तो फोर्स तो लग रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो F इक्वल्स टू के वी ले लिया, तो इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट वी हो गया, F की जगह के वी डाल दिया तो के वी स्क्वायर आ गया, तो पावर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आ गया। अब लगा लो रेशियो का सवाल, तो P1 बाई P2 V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। तो P1 हो गया 50, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, P2 हो गया 200, V1 हो गया 10, V2 हमें फाइंड आउट करना है का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 और इधर रूट लोगे तो ये 1/2 10/V2 एंड V2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। आप चेक कर लो, देखो मेरे को भी उतना ही टाइम लग रहा है जितना मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बल्कि समझा के बता रहा हूँ। तो अगर हम लोग फटाफट से अटेंटिवली अटेम्प्ट करें तो जितना मैं टाइम दे रहा हूँ उससे कम टाइम में आराम से प्रॉब्लम हो जाएगा। और कहीं से भी आपको ये नहीं लग रहा होगा यार ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, होते हैं हार्ड, ठीक है ना, बट है नहीं, क्योंकि कंसेप्ट हमारे तगड़े हैं। तो जिसके कंसेप्ट तगड़े हैं, जिसकी प्रैक्टिस तगड़ी है, सिलेक्शन पक्का है। तो V2 आ गया 20, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ, ये देखो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आई थिंक इसका आंसर आपको याद होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दूंगा, पढ़ो और आंसर दो। कह रहा पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप, पावर ऑफ मोटर शुड बी इंक्रीज्ड। तो जब पाइप सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो पावर रेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। मैं इसको रोक रहा हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता होना चाहिए। तो पावर हो गई, ठीक है ना, पाइप से निकलने वाली लिक्विड की F इंटू वी,
फोर्स की जगह जैसा हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पुट किया था, ठीक है ना, रो ए वी स्क्वायर डाल रहे हैं, तो पावर का रिजल्ट आ जाएगा रो ए वी क्यूब। अब A इंटू वी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब यहाँ दो बातें होती हैं, या तो स्पीड कांस्टेंट होती है या पाइप सेम होता है। स्पीड कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट को स्पीड के टर्म में अरेंज कर लेंगे जैसे, तो इफ V इज कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब हम डिफरेंट पाइप यूज़ कर रहे हैं बट हम स्पीड लिक्विड की उसमें कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो पावर का रिजल्ट आ जाएगा रो ए वी वी स्क्वायर। ए वी रेट हो गया तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट हो जाएगी, ठीक है ना। पर ऐसा सिर्फ तब होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगी, बट यहाँ स्पीड नहीं कांस्टेंट है, यहाँ पाइप सेम है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो हम पावर को अरेंज करेंगे रो ऊपर नीचे ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये रेट बन जाएगा, तो पावर जो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पावर इक्वल्स टू रेट, यहाँ प्रोपोर्शनल टू रेट का क्यूब। तो आप चेक कर लो, तो पावर रेट के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी जब पाइप सेम होगा, और पावर रेट के प्रोपोर्शनल होगी जब लिक्विड की स्पीड सेम होगी। तो अब यहाँ पाइप सेम है तो पावर प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। तो आई थिंक कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में से एक था, इसलिए मैंने इसमें आपको टाइम नहीं दिया कि सुन के तुरंत रिएक्ट करके जवाब देना होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम भी आपका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इवन ये आया हुआ प्रॉब्लम है, आया हुआ है, मेरे को लगा फिर से आ सकता है इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा। तो ये मैं ही आपको बता देता हूँ, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बोल रहा है इंजन पंप्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D कंटिन्यूअसली थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, द स्पीड विद विच द लिक्विड पासिस थ्रू द पाइप इज V, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। काइनेटिक एनर्जी किस रेट से इम्पार्ट करी जा रही है, तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड dk/dt हो गया। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डाल दो बेटा आप, हाफ mv स्क्वायर हो गया, v तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, बाहर गया, अंदर बचा dm/dt। अब dm/dt हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में सीख ही लिया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास बोलते हैं, रो ए वी इसका वैल्यू होता है, पुट कर दो, तो हाफ रो ए वी क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। अब रो की जगह यहाँ सिंबल दूसरा यूज किया d, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A रखा गया और टाइम्स वी क्यूब आ गया, तो डी ए वी क्यूब डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो गया। तो ये पूरा वर्क एनर्जी का आपका लेक्चर था, ठीक है ना, जिसमें मैंने थोड़ा नया इंट्रोडक्शन ये कर दिया कि टाइमर लगा दिया। अब आपको टाइमर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा देर का चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट तो आपने करनी है वर्क एनर्जी की, और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो वर्क एनर्जी के जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, ताकि सिलेक्शन में कोई भी कमी हमारी ना रहे, ठीक है ना। अब पहले इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मार्क कर लो टेस्ट सीरीज से जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है बच्चों। ये वो प्रॉब्लम है जो आपने नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन वाला जो टेस्ट है उसमें से आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको एडवांस टेस्ट के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, ये मुश्किल नहीं है पर ये अच्छे कंसेप्चुअल मैंने वहाँ रखे हुए हैं। तो मैंने जब सिलेक्ट कर रहा था तो मेरे को इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम दिखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और जो आपका अच्छा खासा रिवीजन करा देंगे। तो आप एडवांस टेस्ट के प्रॉब्लम ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस शीट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो उसमें भी वर्क पावर एनर्जी के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी करो। सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे वो लेक्चर आपको रेडी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।